नमस्कार। किसान तक में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम लोग एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर इस चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं। आईसीआर के आईवीआरआई सेंटर ने एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च की है, जिसमें उन्होंने इस रिसर्च का जो नतीजा निकला है, उनका कहना है कि गौमूत्र मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ये शोध करने वाले आईबीआर के प्रोफेसर डॉक्टर भोजराज सिंह। साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर अग्रवाल, जो लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, गौमूत्र पर उन्होंने भी काम किया है। नासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मौजूद हैं अंकित शर्मा भी। ये सभी इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। सबसे पहले भोजराज सिंह जी से शुरू करते हैं। सर, क्या रिसर्च है आपकी? मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत कम शब्दों में अपनी रिसर्च को अगर आप बयां करें। जो हमारी रिसर्च है उसके दो उद्देश्य थे, और इसका सिंपल सा एक फैक्ट्स हैं कि कोई भी यूरिन सैंपल हम लेते हैं, चाहे वो पशु का हो चाहे वो मनुष्य का हो, उसमें जीवाणु आने के संभावनाएं रहती हैं। तो मैं एपिडेमियोलॉजी में हूँ, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो उस प्रोफाइल को पता लगाए कि किस किस प्रकार के जीवाणु वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। तो एक तो हमारा उद्देश्य था कि गायों के और भैंस के और मनुष्य के मूत्र में किस किस प्रकार के हानिकारक जीवाणु होते हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य था कि कुछ लोगों ने कहा है कि भाई जो फ्रेश यूरिन होता है उसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती। यहाँ एक प्रोजेक्ट चला था आईवीआरआई में 3 साल तक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड था, और उसमें और भी कोलैबोरेटर थे, आईआईटीज भी कोलैबोरेटर थे। और उन्होंने पाया था कि गौमूत्र अगर हम ताजा यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी या एंटी कैंसर एक्टिविटी उन्होंने डिटेक्ट नहीं की, या एंटी वायरल एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं की। तो मेरा उनसे थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट था कि कहीं ना कहीं यूरिन टेस्टिंग में गड़बड़ हुई है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, चरक संहिता में लिखा है कि ये एंटी बैक्टीरियल है मूत्र, तो ऐसा नहीं है कि वो झूठ मूठ में लिख दिया गया होगा, उसमें कहीं कोई ना कोई तथ्य जरूर होगा। तो टेस्टिंग तमाम टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं कि भाई उन्होंने जो स्ट्रेन यूज किए टेस्ट करने के लिए वो ससेप्टेबल ही ना हो, वो इतने रेजिस्टेंट हों कि उन पे गौमूत्र भला कोई और दूसरी दवा भी असर ना करे। तो हमने एक बैटरी ऑफ स्ट्रेन्स जो एंटीबायोटिक को टेस्ट करने के लिए कि भाई वो फ्यूचर में काम आएंगी कि नहीं आएंगी, वो 19 बैक्टीरिया की बैटरी एक हमने ली, और उन पे हमने टेस्ट करने का सोचा कि हम भी यूरिन को उसी सेट ऑफ बैक्टीरिया पे यूज करेंगे जिसके लिए लोग एंटीबायोटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तभी हमें पता चलेगा वाकई यूरिन में एक्टिविटी है कि नहीं। फिर इसमें एक और हमने ध्यान रखी चीज कि चरक संहिता में लिखा है कि हमें सिर्फ उन्हीं जानवरों का मूत्र यूज करना चाहिए जो दूध पीना बंद कर चुके हैं माँ का, यानी कि वो थोड़े बड़े हो गए हैं और अभी तक वो प्रजनन की स्टेज में नहीं आए हैं। तो हमने वही उसी ग्रुप के जानवरों को हमने सेलेक्ट किया और उनका हमने मूत्र इकट्ठा किया, जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक है पॉसिबली कि हम उसे मैक्सिमम स्ट्रायल कंडीशन में हम कलेक्ट करें। तो ये हमने इस ढंग से हमने आगे बढ़ के स्टडी फिर की कि भी हम जो है मूत्र को अपने लैब में लाए और उसमें पता लगाने की कोशिश की कि भाई इसमें इसकी प्रोफाइल क्या है, इसकी बैक्टीरिया, इसमें कौन कौन से हानिकारक बैक्टीरिया या लाभदायक बैक्टीरिया। हमने खाली हानिकारक की बात नहीं की, हमने लाभदायक भी ढूंढने की कोशिश की, कौन से इसमें हैं। तो वो एक काम हुआ। फिर फिर हमने उस यूरिन को फिल्टर से स्ट्रायल कर दिया, फिल्टर से करके और स्ट्रायल करके फिर हमने देखा कि उस यूरिन का
जो बैटरी ऑफ ससेप्टेबल माइक्रोब्स है, जो मैंने बताया एंटीबायोटिक डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं जो बैक्टीरिया, तो उन पे क्या असर है। तो हमने देखा कि भाई बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, बहुत सारे यूरिन में वो एक्टिविटी है, बहुत सारों में नहीं है। और वो फिर हमने उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की कि भाई किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो ये हमारा कुल मिला के शोध था। जी, जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपने जो जी, आपकी जो रिसर्च सामने आई है, उसमें आपने एक क्या देसी गायों पर भी के यूरिन पर भी शोध किया है? क्योंकि ऐसे कई शोध हुए हैं, ये कहा गया है कि देसी गाय का गौमूत्र उत्तम है। हमने अपने शोध में 3 टाइप की गायों का प्रयोग किया, या 3 नस्ल की गायों का, जिनमें 2 नस्लें शुद्ध भारतीय नस्लें हैं, जिन्हें आप देसी कह सकते हैं। पर यूजुअली गाँव में देसी नहीं कहते इन नस्लों को, क्योंकि गाँव में देसी उसे कहते हैं जिसकी ब्रीड का नहीं पता, जिसका ये नहीं पता कि उसमें कितना खून विदेशी का है, कितना देसी का है, कितना किस नस्ल का है, उसे लोग गाँव में देसी कहते हैं। तो यहाँ देसी एक बड़ा भ्रामक शब्द है। तो देसी वैसे भी जो देश में रह रहा है, देश में पैदा हुआ, उसी को देसी कहते हैं। तो वो चाहे विदेशी नस्ल हो, चाहे जो भी हो। पर हमने इसमें 2 एस्टेब्लिश्ड नस्लें, साहिवाल और थरपारकर, जो हमारे यहाँ बरेली के आसपास और हमारे फार्म पे पाली जाती हैं, वो, और एक सिंथेटिक ब्रीड जो IVRI ने ही डेवलप की है, और जिसमें बहुत सारी ब्रीड के ब्लड को मिक्स करके, बहुत सारी ब्रीड का उसमें जेनेटिक मटेरियल मिला के एक सिंथेटिक ब्रीड डेवलप की है, जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड है। एक वो, और बफेलो का हमने इसी ढंग से, बफेलो में जो एस्टेब्लिश्ड ब्रीड है मुर्रा, हमने सिर्फ उसी बफेलो को यूज किया। इसमें हमने कोई और मतलब गांव से कलेक्ट कर लो या यहाँ से जो प्योर सर्टिफाइड मुर्रा बफेलो है वो यूज की। हाँ, मनुष्यों में हमने जरूर ये नहीं देखा कि भाई वो किस रेस के हैं या किस नस्ल के हैं। हमने जो भी हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, उनमें जिनकी शादी नहीं हुई, जिन स्टूडेंट्स की, यानी कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, हमने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को इस स्टडी में इंक्लूड किया, उनकी कंसेंट से। हम आपकी स्टडी से और स्टडी में जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, उस पर और विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले एक सवाल लाजमी होता है। आप का रिसर्च बेशक ये कहता है कि गौमूत्र पीने से नुकसान हो सकता है, पर हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित लंबे समय से इस सेक्टर पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अंकित, क्या आप मानते हैं कि जो चमत्कार आपने देखे हैं, कई ऐसे मुद्दों पे आपने रिपोर्टिंग की है, कई ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो गौमूत्र पीकर स्वस्थ होने का दावा करते हैं, तो कितना इस रिसर्च को कैसे वो लोग स्वीकार कर पाएंगे? देखिए, जब से ये रिपोर्ट आई है, रिसर्च की रिपोर्ट आई है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गौ माता में आस्था रखते हैं या गौमूत्र को लेकर उनकी काफी धारणा है, या जो जिन लोगों ने बीते लंबे वर्षों से अपने खुद पर प्रयोग किया है। आप सेवन की बात करें तो सेवन के अलावा भी लोग ऐसे हैं जो सुबह स्नान करने जाते हैं तो अपने जो बाल्टी होती है पानी की, उसमें भी गौमूत्र की कुछ बूंदे डाल के वो लोग स्नान करते हैं और मानते हैं कि इसके मेडिकल बेनिफिट्स काफी हैं। तो ऐसा कहना, मतलब इतने सारे लोगों का कुछ ना कुछ तो उनका भी अपना खुद का भी रिसर्च रहा होगा। खुद के लोगों के जो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो मैं बीते दिनों काफी ऐसे लोगों से मिला हूं और मेरे साथ डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी भी मौजूद हैं जिन्होंने खुद फ्लेवर्ड गौमूत्र तक बनाया है, क्योंकि गौमूत्र में लोगों का प्रेस्टलिस तेजी के साथ बढ़ा है, लोगों को इतने फायदे हुए हैं गौमूत्र से। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये कहना था कि जो उसका टेस्ट होता है, जो लोगों की टेस्ट बड्स होती है, तो गौमूत्र उस पर सेट नहीं बैठता। तो डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी ने इस अपने रिसर्च के साथ में उसके अंदर कुछ फ्लेवर्ड ऐसे मिक्स किए हैं ताकि आम जनता भी उसको कंज्यूम कर सके। तो डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब एक बार अगर हमारे किसान तक के दर्शकों को बताएं। हम राकेश अग्रवाल जी के पास भी जी। हाँ जी, ऐसा है, मैंने गौमूत्र पर बहुत अनुसंधान किया है और मैंने ये पाया है कि जो स्वच्छ वातावरण में गौ माता रहती हैं जंगलों में, उनके गौमूत्र में कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। गौमूत्र के जो है, जो बैक्टीरिया गाय के शरीर में से नहीं आते, बाहर के एनवायरनमेंट में आते हैं ड्यूरिंग कलेक्शन।
और हमने अपनी गौशाला में सिर्फ 2 पाए हैं, ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस, और बाकी जो यदि वातावरण दूषित होगा तो ड्यूरिंग कलेक्शन वो गौमूत्र में आ सकते हैं। और अभी मुझे इस पे पेटेंट भी मिला है इसको फ्लेवराइज करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए। इससे ये 6 महीने तक खराब भी नहीं होगा। और यहाँ पर डॉक्टर पल्लवी शर्मा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने भी अनुसंधान किया है और 2 पेपर इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिश भी किए हैं अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ गौमूत्र। तो हमने ये पाया है कि गौमूत्र में 15 एलिमेंट है। हमने रिपोर्ट किया था, देखिए 4 साल पहले जूनागढ़ की रिपोर्ट आई थी, गौमूत्र में गोल्ड और सिल्वर है। और हमने ये पाया है कि हर एक नस्ल की गौमूत्र में गोल्ड और सिल्वर है। यहाँ तक कि आज की मार्केट वैल्यू का 50 रुपए का गोल्ड 1 लीटर गौमूत्र में आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये शोध का विषय है। मैं तो सिर्फ गौशाला को ट्रेनिंग देता हूँ और अभी तक 200 गौशाला ये ट्रेनिंग ले चुकी हैं और ट्रेनिंग के बाद वो लेबोरेटरी में जांच कराती हैं। हर एक के गौमूत्र में गोल्ड, सिल्वर, आयोडीन 15 एलिमेंट आ रहे हैं और इसमें विटामिन B12 की भारी मात्रा है। 100 ग्राम गौमूत्र में जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उसका 3 गुना विटामिन B12 आ रहा है और इसके अलावा बी ग्रुप के सारे विटामिन आ रहे हैं। इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है कि इसमें शिलाजीत के तत्व आ रहे हैं गौमूत्र में, तो ये भी अनुसंधान का विषय है और शिलाजीत भारी मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर तत्व आ रहे हैं। और इसके अलावा 3 हमने एंजाइम्स इसमें पाई हैं, प्रोटीएज, लाइपेज और यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज जो है क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है। सारे हार्ट के डॉक्टर जानते हैं कि यूरोकाइनेज का इंजेक्शन लगता है जब हार्ट अटैक होता है। और भी हमने इसमें 6 हार्मोन्स भी डिटेक्ट किए हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सीटोसिन, थाइमोसिन, एस्ट्रोजन, मेलाटोनिन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं। ये ज़्यादातर लोग मानते हैं कि गौमूत्र शरीर का वेस्ट है, लेकिन लेबोरेटरी रिपोर्ट के अनुसार ये वेस्ट नहीं है, ये वेल्थ है मेडिसिन में। अभी तक इसमें हमने 34 मेडिसिनल सब्सटेंस को इसको डिटेक्ट किया है लेबोरेटरी में। तो ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है और हमने जो रिजल्ट्स देखे हैं, अभी लंपी बीमारी हुई थी गाय में, तो लंपी बीमारी को गौमूत्र से ठीक किया है हजारों गौशालाओं में। 400 ग्राम गौमूत्र पिला दीजिए, 24 घंटे में लंपी ठीक हो जाता है। और जितनी भी वायरल बीमारी हैं। डॉक्टर अग्रवाल, फिर हम आप तक पहुंचेंगे। ये सवाल जो आपने उठाए हैं, जो आपने अपनी पुरानी रिसर्चों का हवाला दिया है, इन्हीं सवालों को लेकर हम डॉक्टर भोजराज सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर भोजराज जी, इससे पहले भी IIT दिल्ली में एक ऐसा ही शोध शुरू हुआ था हेल्थ मिनिस्ट्री के देखरेख में, उसको मिनिस्ट्री ने भी फंड किया था। आयुर्वेद लंबे समय से ये दावा करता है, कई लोग सालों से गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, इसके बावजूद, क्योंकि इकोली वायरस से डायरिया जैसी समस्याएं होती हैं, पर कभी ऐसा देखा नहीं गया कि कोई गौमूत्र पीने के बाद किसी को डायरिया हो गया। इन स्थापित तथ्यों को आप कैसे नकारते हैं अपनी शोध के हवाले से? मैं इस बारे में ये कहूंगा कि इन लोगों ने गौमूत्र में बताया कि इतने सारे तत्व होते हैं। मैं इससे विरोध नहीं करता, मुझे पता है ये सारे तत्व होते हैं, पर क्या ये सारे तत्व भैंस के मूत्र में नहीं होते? क्या इन लोगों ने टेस्ट किया कभी कि भैंस के मूत्र में नहीं होंगे या आदमी के? नहीं, हमने टेस्ट किया है। तो आपके जो पब्लिकेशन है उसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि भैंस के मूत्र में नहीं होते। आपने भैंस नहीं का होते, हमने टेस्ट किया है? नहीं, आपने भैंस का मूत्र टेस्ट किया? हाँ जी। मैं मानता हूं गाय के मूत्र में होते हैं, पर भैंस के मूत्र में भी होते हैं, आदमी के मूत्र में भी होते हैं। ये यूरिन के कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो हर मूत्र में कम या ज्यादा मात्रा में होते हैं। और आप दूसरी बात कहते हैं कि भाई जो जंगल में रहती हैं गाय, मैं वो बात नहीं मानता कि जंगल में रहती हैं या शहर में रहती है या गांव में रहती है। मैं मानता हूं कि जो स्वस्थ गाय हैं उनके मूत्र में बैक्टीरिया नहीं होते, नहीं आने चाहिए। हमारे स्टडी में भी 5 गाय ऐसी थी जिनके मूत्र में कोई जीवाणु नहीं मिला। और आपने भी देखा कि इकोलाई और स्टेफाइलोकोकस ये ज्यादा कॉमन है। हमारी स्टडी में भी सेम यही चीजें मिली कि इकोलाई और स्टेफाइलोकोकस बहुत ज्यादा कॉमन है। पर समस्या वो आती है कि इकोलाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अलावा जो दूसरे बैक्टीरिया मिले हैं जो बहुत खतरनाक हैं, क्लेब्सिella निमोनी और साल्मोनेला, उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोलना चाहता हूँ।
जी, मुझे लगता है कि बीच में एक जो तथ्य जिसे स्थापित करने की जरूरत है कि सारी गायों का गौमूत्र नुकसानदेह नहीं है, यही आप कहना चाह रहे हैं? भाई सारी गायों का गौमूत्र नुकसान नहीं देता, सिर्फ स्वस्थ गायों का गौमूत्र लें। और हमने जी, ये कि भाई वो किसे सही करता बीमारी को, किसे नहीं करता, हमने उस पर कोई रिसर्च भी नहीं की, ना जी, हमारा जी, वो इसका मतलब आपकी उद्देश्य शोध की था। धारा हाँ आपकी शोध की धारा ये है कि गाय का गौमूत्र नुकसानदेह नहीं है। अगर अगर बीमार गाय का गौमूत्र है तो वो उसे आपको बीमार कर सकता है। मुझे लगता है कि कायदे से इस बात को हाँ। इस तरीके से रेखांकित करना चाहिए। नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि भाई गौमूत्र लाभदायक है कि नहीं, क्योंकि मेरी कोई रिसर्च इस टाइप की नहीं है। हाँ, जी, पर गौमूत्र अगर स्वस्थ गाय नहीं है जिसके मूत्र में बैक्टीरिया आ रहे हैं, और वो बहुत जी, कॉमन है, क्योंकि 41 में से 36 गायों के गौमूत्र में बैक्टीरिया थे, हानिकारक बैक्टीरिया थे। इसलिए भाई आपको कैसे पता चलेगा कि इस गाय के मूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया नहीं, जब तक आप टेस्ट ना करा लें? नहीं ऐसे तो ऐसे आपको और पीने शोध से ऐसे पहले सोचना चाहिए। नहीं, डॉक्टर भोजराज सिंह जी ऐसे बहुत शोध होने का दावा करते हैं। मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, हाँ ऐसे जी। बहुत सारे शोध होने का दावा करते हैं। आईआईटी दिल्ली ने भी 4 साल पहले पंचगव्य का सेंटर शुरू किया था। उस वक्त भी गौमूत्र को लेकर बहुत सारा काम हुआ था हेल्थ मिनिस्ट्री की देखरेख में। और आप भी दावा कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे शोध हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं भी आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी हूँ केमिस्ट्री में, मैंने भी बहुत शोध किया है। और ये सामान्य ज्ञान की बात है कि 60 डिग्री पर पाश्चराइजेशन हो जाता है, और अर्क तो 100 डिग्री पे आता है। कितने ही बैक्टीरिया हैं सब मर जाएंगे अर्क के टेम्परेचर पे। और हमने जो प्रोसेस डेवलप किया है उसमें पीएच की वजह से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। हमने जो किया है कि 3.8 पीएच पर, और यदि उसमें विटामिन सी और छाछ का तत्व लैक्टिक एसिड और नींबू का तत्व साइट्रिक एसिड डालते हैं, तो इन 3 प्राकृतिक तत्वों से गौमूत्र के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इस बारे में अंतरराष्ट्रीय शोध पब्लिश हो चुका है डॉक्टर पल्लवी शर्मा का 2 पेपर। यहाँ तक कि दूसरे पेपर में उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया है कि गौमूत्र की इफेक्टिविटी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन से भी ज़्यादा है। दूसरा पेपर उनका पढ़िए, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। दूसरे इंटरनेशनल जर्नल में जो रिसर्च पेपर है उन्होंने तुलना की है और ये पाया है कि गौमूत्र की इफेक्टिविटी कुछ एसेंशियल ऑयल जैसे कि पुदीना और जो है ना लौंग, इनके साथ मिलकर उसकी इफेक्टिविटी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन से ज़्यादा है। वो नेट पर अवेलेबल मैं है, ये नासिर दोनों पेपर पर। जी, नासिर जी, अंकित जी, मैं आपके पास आऊंगा, पर यहाँ पे बहुत जरूरी है कि भोजराज सिंह जी खुद इन सवालों का जवाब दें कि बाकी और मैं शोध हो चुके हैं हाँ, जो स्थापित करते हैं। जी, मैं किसी शोध का विरोध नहीं करता, पर हाँ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले में कि 60 डिग्री पे पास्चराइजेशन नहीं होता, और पास्चराइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। पास्चराइजेशन से सिर्फ वेजिटेटिव बैक्टीरिया मर जाते हैं, इकोलाई और स्टेफाइलोकोकस, साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया मर जाते हैं। पर अगर वो बैसिलस ग्रुप के हैं और इवन यर्सीनिया इंटरकोलेटिका ग्रुप के हैं तो वो जल्दी नहीं मरते, 60 डिग्री पे भी नहीं मरते। और मेरा एक शोध 2003 में प्रकाशित हुआ था इसमें वेटनरी रिकॉर्ड में, दैट इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल पेपर। उसमें बताया गया था कि बहुत सारे इकोलाई पास्चराइजेशन रेजिस्टेंट होते हैं, और वो दुनिया मानती है। और आज की डेट में दूध पास्चराइजेशन बाजारों में बिकता है, पास्चराइज दूध, उसमें भी बैक्टीरिया मिलते हैं और इकोलाई भी मिलते हैं। तो 60 डिग्री पे सब कुछ मर जाता है, ये गलत है। फिर दूसरी बात, हमने अर्क पे कोई रिसर्च नहीं की, इसलिए अर्क की बात यहाँ बीच में लाना सही नहीं है। और बात जहां तक है कि 3.8 डिग्री है, 3.8 पीएच पे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये भी सरासर गलत है। सिर्फ आपने जिन बैक्टीरिया को टेस्ट किया वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। एसिनेटोबैक्टर 3.8 पे नहीं मरता, वो एसिटिक एसिड अगर आप 1% भी लें तो उसमें भी जिंदा रह जाता है वो। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, हाँ, पर ज्यादातर बैक्टीरिया, या आप जिन बैक्टीरिया को टेस्ट कर रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं कि हम कौन सी चीज को किस ढंग से टेस्ट कर रहे हैं, वो चीज ज्यादा मायने रखती है, रादर देन ये कहने के कि ये सब गलत है या ये सब सही है। मैं अपनी रिसर्च में ये कहीं नहीं कहा कि गौमूत्र हानिकारक है या लाभदायक है।
मैंने ये कहा है कि इसमें अगर आप ऐसी गायों का मूत्र पी रहे हैं जिन गायों के मूत्र में ये हानिकारक बैक्टीरिया आ रहे हैं और आपकी इम्यूनिटी बाय द वे कमजोर है, तो हर हालत में आपको उन बीमारियों का लगने का खतरा है। और बात रही कि भाई लगी कि नहीं लगी, तो इस टाइप की कोई स्टडी नहीं है अभी तक। जी, आपने बहुत साफ कहा। जी, आपने बहुत साफ कहा कि आपका सोच साफ कहता है कि बीमार गाय का गौमूत्र पीने से नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि उसको इस तरह से दिखाया गया कि गौमूत्र नुकसानदायक है। मैं इस बीच नासिर जी के पास जाना चाहूंगा। नासिर जी, गौमूत्र का एक बहुत बड़ा बाजार विकसित हुआ है आज के डेट में। कई आयुर्वेद में तो गौमूत्र पर बात कही गई है, पर कई विदेशी कंपनियां भी आज के डेट में गौमूत्र की मार्केटिंग बाजार में कर रही है, गौमूत्र बेच रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस रिसर्च के सही मायने अगर नहीं जाएंगे तो कितना नुकसान बाजार को होगा और कितना नुकसान जो गौमूत्र पर जिन लोगों की आस्था विकसित हुई उनको हो सकता है? मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गौमूत्र का आज एक बहुत बड़ा बाजार है और एक ब्रांडेड कंपनियों से लेकर गौशाला के स्तर पर भी गौमूत्र बेचा जा रहा है, उसके फायदे गिनाते हुए। बहुत सारी गौशालाएं ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि हम गौमूत्र से कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं, उनसे हम गौशालाओं का खर्च निकाल रहे हैं, यानी कि वो इतनी मात्रा में बिक रही हैं कि उनसे गौशालाओं का खर्च निकाल रहा है। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो कई नामी ब्रांड हैं। एक बाबा हैं जो अपने प्रोडक्ट के साथ गौमूत्र भी बेचते हैं और एक नहीं, गौमूत्र से बने हुए कई सारे प्रोडक्ट हैं। इसके साथ ही सवाल एक मनोज जी ये भी आता है बीच में इस बाजार में, इसी बाजार में गौमूत्र से बना फिनाइल भी बिक रहा है, यानी कि इंसानों को पीने के लिए प्रमोट भी किया जा रहा है कि ये तमाम तरह की बीमारियां दूर करता है, वहीं फिनाइल में भी यूज हो रहा है। तो यहाँ एक सवाल डॉक्टर भोज कुमार और डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी दोनों से ही बनता है कि गौमूत्र के दोहरे फायदे, यानी कि एक इंसानी शरीर में वो उसको फायदा पहुंचा रहा है बीमारी के लिए, दूसरी ओर वो गंदगी भी साफ कर रहा है फिनाइल के रूप में। तो ऐसा दोनों में क्या है कि इंसानी शरीर में वो फायदा पहुंचा रहा है और घर में यानी फर्श हो या कुछ भी हो वो फिनाइल से उसको साफ कर रहा है, फिनाइल बनाया जा रहा है गौमूत्र का। तो ये दोनों तो हमारे एक्सपर्ट ही इसको साफ कर सकते हैं। जी, ये गौमूत्र की जो मार्केटिंग हुई है, डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आप भी गौमूत्र पर आपने काम किया है और आप गौमूत्र का एक बड़ा क्योंकि फ्लेवर्ड गौमूत्र आप मार्केट में लेकर आए हैं, तो क्या फायदे बताकर आप गौमूत्र की मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट में लेकर आए हैं? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ पा रही। सर, हम आपको आवाज सुन नहीं पा रहे हैं सर। लगता है कि डॉक्टर अग्रवाल से कुछ तरफ कुछ समस्या है, इस वजह से उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हम उन्हें फिर जोड़ेंगे। यहाँ पे अंकित से ये सवाल है। अंकित, ऐसे क्या फायदे लगते हैं लोगों को कि वो गौमूत्र का सेवन करते हैं? जैसा कि नासिर सर ने भी बताया, अपनी बातों के अंदर काफी सारी चीजें कर दी कि जो देसी गाय है, एक जो मुहिम चली है देश में देसी गायों के संरक्षण, उनके संवर्धन और उनकी नस्ल को सुधारने को लेकर, तो कहीं ना कहीं गोबर और गौमूत्र को उसी एक जो जोड़ा गया है, गोबर दूध के अलावा भी लोग गोबर और गौमूत्र पर निर्भर हो। जो देश का किसान है वो गाय के गोबर से भी समृद्धि लाए अपने जीवन में, अपने समाज में, और गौमूत्र से भी लाए। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक गौमूत्र और एक गौ अर्क जो होता है। गौमूत्र का आप डायरेक्ट सेवन करते हैं और गौ अर्क जो बनता है उसको आप एक प्रॉपर तरीका होता है, फिल्टराइजेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद अर्क तैयार होता है। और मेरे ख्याल से जो फिनाइल का प्रोसेस होगा, मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता कि क्या प्रोसेस होता है, लेकिन फिनाइल में भी उसी मात्रा में वो उसको ऐड किया जाता होगा और उसके अंदर कुछ अलग से कुछ चीजें मिलाई जाती होंगी, तब जाके वो फॉर्म बनता होगा। तो कहीं ना कहीं देश का किसान गायों को और पाले, देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण पे काम करे, इसी तरीके से गौमूत्र और गोबर से बने प्रोडक्ट पे जोर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गौमूत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की ओर से भी कहीं ना कहीं, और जो गोबर है, चाहे गोबर से बनने वाली ईंटें हैं, दिए हैं, और आजकल तो काफी सारी धूपबत्ती आ गई हैं, यहाँ तक कि गडकरी जी द्वारा वैदिक प्लास्टर और वैदिक ब्रिक्स का भी बीते दिनों में बताया गया था कि खादी के द्वारा वैदिक पेंट भी आएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी ये चेन है जिससे कि देश में जो गायों की स्थिति है उसमें सुधार हो, जो देश का किसान है वो खुले में अपने पशुओं को ना छोड़े, इस कारण से भी हुआ है।
और बात आती है गौमूत्र की, जैसे कि सर ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उन्होंने क्लियर किया है कि जो गाय है, जो स्वस्थ गाय है, उसके उस पे कोई शोध नहीं किया गया है। ये शोध केवल उन्हीं गायों पे, सिलेक्टेड गायों पे किया गया है, और उन्होंने अपना बताया कि ये इससे चीजें हैं। जी अंकित, फिर हम लौटेंगे आप तक। हाँ, मैं हाँ। जी सर, हम आप तक भी लौटेंगे। एक सवाल बीच में, जी नासिर जी आप तक भी आएंगे। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। आपकी डॉक्टर आवाज साहब एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आवाज आएगी। डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए उस लिंक पे। जी, एक बार सर आप डिस्कनेक्ट कर लें, उसके बाद हम आपको दोबारा से जोड़ते हैं। जी डॉक्टर भोजराज सिंह जी, यहाँ पे सर एक सवाल आपसे बड़ा लाजमी बनता है। ये बात तो स्थापित हुई कि गौमूत्र हानिकारक नहीं है, बेशक बीमार गायों का गौमूत्र हानिकारक हो सकता है। ये बात आप मानते हैं कि स्थापित करने की जरूरत है? इस टाइप की मैंने कोई रिसर्च नहीं की कि मैं कहूँ गौमूत्र लाभदायक है। मैं गौमूत्र हानिकारक इसलिए बताऊंगा, अभी भी बताऊंगा कि हानिकारक है, क्योंकि हमने जो गाय ली थी वो बीमार गाय नहीं ली थी, वो हेल्दी गाय थी, देखने में सभी हेल्दी थी, उनका कोई इलाज नहीं चल रहा था। पर 46 में से 36 गायों के मूत्र में हानिकारक जीवाणु मिलना, और वो जीवाणु अगर जाते हैं इंसान के अंदर, गौमूत्र पीने वालों के अंदर, वो बीमारी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इन जनरल यही कहूंगा कि बगैर शोधित, अगर वो शोधित नहीं किया गया यूरिन, तो उसे किसी भी हालत में मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि उसे इंसान ग्रहण करे। और होता यह है कि आदमी जाता है गौशाला जाता है, गिलास लगाता है, पी जाता है। वो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, वो सिर्फ एक अंधविश्वास है। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, ये चीज तो फिर दूध पे भी लागू होती है। जैसे आपने बात करी गौमूत्र को, तो गौमूत्र को टारगेट करने के साथ साथ ये बात तो गाय के दूध पे भी लागू होती है। हाँ, गाय के दूध पे भी अगर कच्चा दूध पी रहे हैं, एक मिनट, अगर कच्चा दूध पीते हैं, कच्चा दूध पीना निश्चित रूप से हानिकारक है। भारत इस पे भी एक रिसर्च होना चाहिए। इस पे रिसर्च हुआ है, इस पर करेंगे। हाँ, इस पे ऑलरेडी रिसर्च है, मैं बता दूं आपको, एनडीडीबी ने रिसर्च किया है कि भारत की गायों में ब्रुसेल्ला आता है दूध में, और बहुत सारी गायों के दूध में आता है, इसलिए दूध को बगैर उबाले या बगैर पास्चराइज किए ना पिए। इसीलिए, पर यूरिन के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। इस पर दूध पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर से करेंगे, पर एक बहुत सवाल मुझे लगता है कि छूट जाएगा। सर आपने कहा कि 46 में से 36 गाय के मूत्र पे बैक्टीरिया पाए गए, पर यह भी तो सर सच है, यही आप भी कह रहे हैं कि 10 जो गाय हैं उनके मूत्र पर वो बैक्टीरिया नहीं है। 5 गाय, अगर देखो, अगर कोई स्वस्थ है, जो स्वस्थ यूरिनरी ट्रैक्ट के स्वस्थ होने का प्रमाण यूरिन को टेस्ट करके ही मिलता है कि उस यूरिन में अगर बैक्टीरिया नहीं आ रहे, तो वो मनुष्य यूरिनरी ट्रैक्ट उसका स्वस्थ कहा जा सकता है, वरना वो स्वस्थ नहीं है। वो देखने में स्वस्थ हो सकता है पर वो स्वस्थ नहीं है। पर आप जब जाते हैं किसी गौशाला में और गिलास में लेके मूत्र पीते हैं, तो आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है जो आप बता दें गाय स्वस्थ है, ये अस्वस्थ है, और क्या जो बाजार में आ रहे हैं मूत्र, वो ये देख के ही कलेक्ट करा रहे हैं कि स्वस्थ है? उन्होंने कोई माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे कराया है अपने गायों के जो मूत्र कलेक्ट कर रहे हैं, उन गायों का कभी टेस्ट किया है? जी नासिर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताएं। जी, डॉक्टर भोजराज की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल एक डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से है। डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, आप 6 फ्लेवर्ड वाला गौमूत्र जो है वो बाजार में बेच रहे हैं, ऐसा आपका दावा है डॉक्टर राकेश जी? शायद उन्हें अभी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आपकी डॉक्टर राकेश जी आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, मुझे लगता है कि राकेश अग्रवाल जी से संपर्क हो नहीं पा रहा है। जी नासिर जी, जनरल सवाल ये है जो आम मतलब हर के खाने और पीने की चीज से जुड़ा हुआ है, चाहे वो खाने की चीज हो या पीने की यानी कोई भी ड्रिंक हो, चाहे वो दूध से जुड़ा हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, FASSI उसको एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र देती है। तो डॉक्टर साहब जो यूरिन मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, क्या डॉक्टर साहब के पास FASSI का वो प्रमाण पत्र है? क्या FASSI ने उसको प्रमाणित किया है?
डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आपकी जो वॉइस है हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ये बहुत गंभीर विषय पर हम लोग जुटे थे। इस गंभीर विषय का जो नतीजा निकला है, मुझे लगता है कि जो डॉक्टर भोजराज सिंह का जो शोध है वो अपने आप में बिल्कुल सटीक है। उसमें जो चीजें निकल कर आई हैं, पर जो उसका निष्कर्ष बाहर निकला है कि सभी गायों का गौमूत्र नुकसानदेह है, वो एक गलत धारा उस शोध में पकड़ी है। जी डॉक्टर भोजराज जी, मैं सही कह रहा हूं? देखो, हमारे सामने समस्या वही आती है कि हम ये कैसे पता चल लगाएं कि कौन सी गाय स्वस्थ है, कौन सी अस्वस्थ है, जब तक उसकी टेस्टिंग ना हो। तो हम इन जनरल हम यही कहेंगे कि जब 41 में से 36 गायों में खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं, तो हम यही कहेंगे कि गौमूत्र को बगैर टेस्ट कराए, बगैर शोधित किए बिल्कुल ना पिया जाए। मैं तो यही कहूंगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि 6 गायें थे और एक गाय तो ऐसी थी जिनके मूत्र में कुछ नहीं था। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि उनके बेस पे हम कह दें कि भाई गौमूत्र हानिकारक नहीं है। गौमूत्र जब तक प्रूवन ना हो, उस गाय में कोई ऐसा हानिकारक जीवाणु नहीं है, जब तक ये प्रूव ना हो तब तक वो गाय सस्पेक्टेड गाय है और उसका मूत्र निश्चित रूप से हानिकारक है। सर, एक और हम सवाल जब बीच में जब आपने एक अपने शोध में ये भी कहा है कि गाय की तुलना में जो भैंस का जो मूत्र है वो बेहतर है। मैंने ये नहीं कहा कि गाय के मूत्र से भैंस का मूत्र बेहतर है। मैंने कहा कि बैक्टीरिया को मारने की शक्ति के लिए, अगर बैक्टीरिया को मारने की शक्ति का तुलना किया जाए तो भैंस का मूत्र गाय के मूत्र से बेहतर है। और गायों के 3 नस्लों की हमने गाय टेस्ट की। उन 3 गायों में जो हमारी थरपारकर और साहिवाल नस्ल की गायें हैं, उनका मूत्र बेहतर है सिंथेटिक गाय से। सिंथेटिक स्ट्रेन जो है हमारा, यानी हाइब्रिड गाय, उससे बेहतर है। और मनुष्य का मूत्र अगर देखा जाए तो मनुष्य के मूत्र में सिर्फ, जो मतलब आश्चर्य की बात थी कि जो सिर्फ लड़कों का मूत्र था उसमें वो शक्ति थी कि वो जीवाणुओं को मार सके। लड़कियों के मूत्र में वो शक्ति हमें नहीं मिली। पर उल्टा था अपनी गायों के और भैंसों के मूत्र में। वहां नर जानवर थे, उनके मूत्र में वो बहुत शक्ति नहीं थी। इस बीच क्या सर ये कहा जा सकता है कि जो गायों का इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है? क्योंकि नो डाउट ह्यूमन जो जीन है आगे बढ़ते बढ़ते उसमें भी कई बदलाव आए हैं, उसका भी इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है। तो क्या इस बढ़ते क्रम में गायों का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हुआ है? ये स्टडी इस तरह से तो देखी जा सकती है? नहीं, ये इस तरह से, क्योंकि इस स्टडी का ना तो ये उद्देश्य था, ना इसमें कोई ऐसा मेथोडोलॉजी यूज की गई जिससे हम कहते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है या स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये बहुत सिंपल स्टडी है जिसमें सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि गौमूत्र में कौन कौन से हानिकारक जीवाणु हो सकते हैं या होते हैं। और गौमूत्र और भैंस का मूत्र और मनुष्य के मूत्र में किसमें ज्यादा जीवाणु नाशक शक्ति होती है। सिर्फ ये 2 बहुत क्लियर चीजें हैं, उन्हीं की मेथोडोलॉजी यूज की गई है। इसे अगर और किसी गलत ढंग से पेश किया जाए कि गायों का जो है इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, क्या ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा कि नहीं घटाएगा, वो सारी चीजें हमने टेस्ट ही नहीं की, तो उन पे हम कमेंट क्यों करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शोध के अपने दायरे होते हैं, शोध का अपना एक मॉडल होता है, और शोध पर जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं डॉक्टर भोजराज सिंह जी उन पर बात कर रहे हैं। मैं इस बीच डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सर, आपकी आवाज फिर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी, आपकी आवाज फिर हमसे आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं इस बीच नासिर जी के पास जाना चाहूंगा। जी डॉक्टर अग्रवाल आप सुन पा रहे हैं? सर, मुझे लगता है कि आपकी तरफ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी के साथ हम आज के चर्चा को क्लोज करना चाहेंगे। डॉक्टर भोजराज सिंह जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई। उम्मीद है कि हमारे माध्यम से किसान तक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंची होगी ना? हाँ, मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ रिसर्च को सही परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए, क्योंकि भ्रांतियां होती हैं, खबरों में सारी चीजें सच नहीं होती।
और सच्चाई को सामने लाने के लिए, मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया और उम्मीद है कि आपकी जो रिसर्च है उसके सही निष्कर्ष लोगों तक पहुंचेंगे। नासिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अग्रवाल आपसे कई सवाल थे जिनको पूछना था, लेकिन आपकी तरफ से नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं, पर उम्मीद है कि फिर हम लोग इस विषय पर जुटेंगे और फिर इस मुद्दे को जो चर्चाएं अधूरी रह गई हैं और उसे फिर पूरी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।